सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। ये आपको लाइफ में हर जगह काम आएगा। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं ना, बेसिकली बहुत सिंपल है इनका मीनिंग। आप वर्ड ब्रेक डाउन करके सीखना, ठीक है। वर्ड ब्रेक डाउन कैसे करेंगे अपन, देखो यहाँ पे मैं इसको ले रहा हूँ, इसमें प्रो कैरियोटिक, ठीक है। दो वर्ड से मिला है। प्रो मतलब ओल्ड, ठीक है। कैरियोट मतलब सेल, ठीक है। ओल्ड सेल्स है, ओल्ड सेल्स हैं। यू मतलब न्यू, कैरियोट्स मतलब सेल्स, तो ये न्यू सेल्स हैं। ये ओल्ड सेल्स हैं, ये न्यू सेल्स हैं। ओल्ड सेल्स हैं, सीधी सी बात है। ओल्ड सेल्स मतलब जब अर्थ बनी होगी, अर्थ के अंदर स्टार्टिंग में कुछ ऑर्गेनिजम्स आए होंगे, वो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स रहे होंगे शुरू में। ओवर द टाइम एवोल्यूशन होता है, फिर क्या हो जाते हैं, न्यू सेल्स आ जाते हैं, न्यू टाइप के सेल्स आ जाते हैं, कॉम्प्लेक्स सेल्स आ जाते हैं। तो ये नए सेल्स हैं, ये रिसेंट के हैं, ये ओल्ड हैं। बेसिकली क्या होता है, ये इनके अंदर सबसे बड़ा जो मेजर डिफरेंस है वो है जो न्यूक्लियस है ना आपका। न्यूक्लियस का मैंने आपको बताया था। बेसिकली न्यूक्लियस सेल के बिल्कुल सेंटर में होता है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस है आपका, ठीक है। ये जो न्यूक्लियस है ना, इसके अंदर जो बेसिकली न्यूक्लियस के बाहर जो मेम्ब्रेन होती है ये एब्सेंट होती है, ठीक है, ये एब्सेंट होती है। और यहाँ जो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है ना, ये देखो यही मेम्ब्रेन न्यूक्लियस की ये प्रेजेंट है, ठीक है। सबसे बड़ा डिफरेंस है, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, इसीलिए जो न्यूक्लियस का जो मटेरियल होता है डीएनए, जो इसके अंदर का मटेरियल होता है डीएनए, ठीक है, वो फ्री फ्लोट कर रहा होता है इसमें, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस। दूसरे जो इंपॉर्टेंट डिफरेंस है वो है कि इसके जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं ना, वो बेसिकली साइटोप्लाज्म में वेल डिफाइंड नहीं होते, नॉट वेल डिफाइंड, ठीक है। क्यों नहीं होते वेल डिफाइंड, क्योंकि उन ऑर्गेनल्स के ऊपर की जो मेम्ब्रेन है वो भी गायब है यहाँ से, समझ रहे हो आप। सपोज ये ऑर्गेनल्स है, ये भी गायब है, इस वजह से वेल डिफाइंड नहीं होते। वेल डिफाइंड यहाँ पे मिलेंगे आपको, यूकैरियोट सेल्स में मिलेंगे। देखो सबकी अपनी अपनी मेम्ब्रेन है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं इसको, ये जो है इसकी खुद की मेम्ब्रेन है, ठीक है। न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है, गोल्गी अपरेटस की मेम्ब्रेन है, वैक्यूल्स की मेम्ब्रेन है, सबकी मेम्ब्रेन है, और ये अपने प्लांट की पूरी सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस मैं आपको टेबल के थ्रू भी समझाता हूँ ये, ठीक है। सबसे पहले आप ऐसे देखो कि प्रोकैरियोट सेल्स और यूकैरियोट सेल्स, मैंने आपको पहले ही बता दिया। ये वाला डिफरेंस, नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, ठीक है। इसमें कोई भी जो ऑर्गेनल होते हैं ना, ये वाले इस प्रोकैरियोट सेल्स में जो ऐसे ऑर्गेनल्स होते हैं, ठीक है, इनके ऊपर की तरफ मेम्ब्रेन नहीं होती है, ठीक है। इनमें मेम्ब्रेन नहीं होती है, याद रखना, ठीक है। सर्टेन मेंबर्स बाउंड ऑर्गेनल्स, बेसिकली इसका कहने का मतलब है इसमें यूकैरियोट्स में मेम्ब्रेन होती है ऑर्गेनल्स में। ऑर्गेनल्स मतलब जो सेल के कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, ठीक है। सिंपल, दैट्स इट, ठीक है। इसमें कोई नो ट्रू न्यूक्लियस, इसका कहने का मतलब है कि जो न्यूक्लियस है ना वो फ्री फ्लोट कर रहा है साइटोप्लाज्म में। तो न्यूक्लियस की जो सेल वॉल है वो एब्सेंट है, न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन है, बेसिकली आप ऐसे कहेंगे मेम्ब्रेन है वो एब्सेंट है। तो ट्रू न्यूक्लियस कहने का मतलब है कि वो मेम्ब्रेन एब्सेंट है, ठीक है। कंटेन्स ट्रू न्यूक्लियस, इसमें मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, तो इसलिए ये ट्रू न्यूक्लियस है। ये यूनिसेल्युलर है मोस्टली, या फिर 101% जितने भी प्रोकैरियोट ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, सब यूनिसेलुलर है। ये यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों होते हैं, ठीक है, यूकैरियोट्स, याद रखना ये चीज़, ठीक है। ये इनका जो साइज होता है रिलेटिवली थोड़ा छोटा होता है, स्मॉल होता है, ठीक है। इनका जो साइज होता है वो रिलेटिवली बड़ा होता है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स हैं, ये बड़ा है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स है, यानी कि इनके अंदर ऑर्गेनल्स ज़्यादा हैं, तो इनको स्पेस भी ज़्यादा चाहिए, तो इनका जो साइज होता है वो बड़ा होता है, ठीक है। इनका जो रिप्रोडक्शन है हमेशा एसेक्सुअल होगा। इनका एसेक्सुअल भी है, सेक्सुअल भी है। एसेक्सुअल इसलिए है क्योंकि यूनिसेलुलर है, और सेक्सुअल इसलिए है क्योंकि मल्टीसेलुलर है, ठीक है। सिंपल, दैट्स इट, बेसिक डिफरेंस था, ओके। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मैं आपको समझाता हूँ। ये जो है ना आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके बारे में कुछ फैक्ट्स हैं, मैंने आपको टेबल में नहीं दिए थे, मैं आपको ऐसे बता देता हूँ। ये जो फैक्ट्स है ना, ये है कि देखो, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन बोल लो आप, एक ही बात है, ठीक है। बेसिकली होता क्या है ना कि मैंने आपको ये बता ही दिया था, डिफ्यूजन के थ्रू या फिर ऑस्मोसिस के थ्रू ये लोग अपना खाना पानी लेते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है। इसमें तीनों होती है, गैसेस, वाटर, सॉलिड। इसमें सिर्फ गैस का, बेसिकली वाटर का होता है, ठीक है, ओनली वाटर होता है। ये इसका टाइप है, स्पेशल टाइप है,
ठीक है। अब मैंने आपको एक चीज़ बताना भूल गया था कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस जो होते हैं, हाइपोटोनिक, ठीक है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस होते हैं एक, और आइसोटोनिक सॉल्यूशंस होते हैं। हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशंस होते हैं जिसमें जो अपना पानी है, मैं ये सारे केस ना आपको ऑस्मोसिस वाले बता रहा हूँ, ठीक है, ऑस्मोसिस वाले केस हैं ये सारे, ठीक है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन वो है जिसमें जहाँ मीडियम की जो मतलब जो सराउंडिंग की जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है। जैसे मैंने रूट वाला केस बताया था ना आपको, सराउंडिंग की कंसंट्रेशन में वाटर ज़्यादा है इसके अंदर के मुकाबले, तो क्या होगा, पानी बाहर से अंदर जाएगा, क्योंकि हाई वाटर मतलब हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट से लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट में जाएगा ऑस्मोसिस में, पानी की कमी को पूरा करेगा, ठीक है। हाइपरटोनिक, हाइपर देखो नाम से पता लग रहा है, हाइपर यानी टेंशन, हाइपर टेंशन, टेंशन में क्या होता है, पसीने बाहर आते हैं। तो सिंपल इसको ऐसे याद कर लो, पसीने बाहर आ रहे हैं मतलब मान लो ये रूट्स है प्लांट्स की, सपोज ऐसी जगह है, सपोज रूट्स में ज़्यादा पानी है, रूट्स में जैसे ड्रॉट की जो कंडीशंस होती हैं बेसिकली वो वाली कंडीशन रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं, या फिर यह सॉइल में सॉल्ट है, सॉल्ट प्रेजेंट है, उसकी वजह से भी ये कंडीशन हो जाती है। तो इसमें क्या हो रहा है कि पानी बाहर कम है, अंदर ज़्यादा है, तो ज़्यादा पानी से कम पानी की तरफ और मूव करेगा हमेशा, ठीक है। तो क्या होगा, रूट्स सूख जाएंगी। तो टेंशन में क्या होता है, सूख जाते हैं अपन, पतले हो जाते हैं, पसीना आता है। तो ऐसे याद कर लो, पसीना आ रहा है मतलब बॉडी से सारा पानी बाहर निकल रहा है। तो मैंने आपको याद करने की एक ट्रिक बताई है, ठीक है। आइसोटोनिक सॉल्यूशंस में क्या होता है, सपोज रूट का केस, अगेन मैं रूट का केस ले रहा हूँ, थोड़ी गंदी बन गई मेरी रूट, सॉरी, ठीक है, ये रूट है अपनी, ठीक है। तो इसमें क्या है कि बाहर जितनी कंसंट्रेशन है ना H2O की, ये पानी बना रहा हूँ मैं नीले कलर से, उतनी ही अंदर कंसंट्रेशन है। तो क्या होगा, नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर होगी, वाटर की कोई मूवमेंट नहीं होगी, जितना पानी बाहर जा रहा होगा उतना ही अंदर आ रहा होगा, ठीक है, कोई पानी की मूवमेंट नहीं होगी। तो इससे जो सेल का साइज है ना वो सेम टू सेम रहेगा, सेम रहेगा, ना श्रिंक होगा ना स्वेल होगा। इसमें सेल का साइज स्वेल हो जाएगा बिकॉज पानी अंदर जा रहा है, स्वेल हो जाएगा, ठीक है। इसमें सेल का साइज श्रिंक हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। पानी अगर सारा बाहर निकल रहा है तो सिकुड़ जाएगा, अपन टेंशन में सूख जाते हैं ना, इस तरह से याद कर लो इसको, ठीक है। ये हो गया बेसिकली। और जो आप एक चीज़ सोचो, जो सेल वॉल का सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है ना वो यही होता है कि जो जब सेल स्वेल होता है ना, तो आप ऐसे सोचो जैसे अगर आप मोटे होते जा रहे हो, मोटे होते जा रहे हो, तो आप एक बार फट जाओगे, जैसे बलून है, मोटा हो रहा है, मोटा हो रहा है, फट जाएगा वो। तो इस सेल को फटने से रोकने का काम करता है जो सेल वॉल होती है, वो हार्ड होती है, मैंने बताया था आपको, ठीक है। ये वन ऑफ मतलब एक और फीचर है सेल वॉल का, ठीक है। सेल वॉल के अंदर ना एक प्रोसेस होता है, सेल वॉल के अंदर एक प्रोसेस होता है सर, सेल वॉल के अंदर एक प्रोसेस होता है, इसका नाम है प्लाज्मोलाइसिस, प्लाज्मोलाइसिस। इस प्रोसेस, ये जो सेल वॉल के अंदर प्रोसेस हो रहा है इसको प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं। इस प्रोसेस में क्या हो रहा है बेसिकली, मैंने आपको पानी के बारे में बताया था ना, कोई लिविंग प्लांट सेल है जो कि वाटर को लूज़ कर रहा है, सपोज कोई लिविंग प्लांट सेल है, ये वाटर को लूज़ कर रहा है, ठीक है, पानी इसके अंदर से बाहर जा रहा है, ठीक है। अब क्या होगा, अगर इस पानी को ये लूज़ कर रहा है ऑस्मोसिस के थ्रू, पानी की मूवमेंट हमें पता है ऑस्मोसिस के थ्रू ही होती है, ठीक है, ऑस्मोसिस के थ्रू लूज़ कर रहा है, H2O है, तो क्या होगा ना, इस फिनोमेना की वजह से श्रिंक हो जाएगा, ये सेल जो है श्रिंक हो जाएगा, मैंने बताया था अभी आपको, श्रिंकेज हो जाएगी सेल में, तो या फिर कॉन्ट्रैक्शन मान लो आप, कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो क्या होगा कि जो सेल वॉल है, मान लीजिए ये मैंने आपकी सेल वॉल बनाई है, ये पर्पल कलर में सेल वॉल है और ग्रीन कलर में सेल है, ठीक है। तो ये जो सेल वॉल होगी ना, मतलब ये जो सेल होगा ना, ये अंदर की तरफ मूव करेगा ऐसे, ठीक है, और सेल वॉल तो रिजिड है, वो तो वहीं रहती है। तो क्या होगा ना, सेल वॉल से दूर जा रहा है आपका सेल, तो ये जो दूर जाने का जो प्रोसेस होता है ना, इसको प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं, ठीक है। सेल का सेल वॉल से दूर जाना, ठीक है, इसको प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस है आपका, न्यूक्लियस के बारे में डिटेल में देख लेते हैं। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में मैंने आपको बताया था न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होती है एक, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन आपको ये देखो, ये न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है आपकी, इसके अंदर पूरा न्यूक्लियस कंटेन्ड है, न्यूक्लियोलस होता है ये बिल्कुल सेंटर में जो होता है, और ये आप जो देख रहे हो ना, ये बिल्कुल ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, ये क्रोमोजोम्स है बेसिकली आपके, ठीक है, क्रोमोजोम्स हैं, ये ऐसे अरेंज्ड होते हैं बेसिकली। जैसे आपने पतंग उड़ाई होगी, जब हाथ में एकदम धागे की जो बिल्कुल इकट्ठा करते हैं धागे को, तो इस टाइप से इकट्ठा हो जाता है धागा, आपने देखा होगा, ठीक है। तो बिल्कुल क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर ना ऐसा ही होता है न्यूक्लियस में, इसको क्रोमेटिन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रोमाटिड्स, ठीक है। इस तरह से ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं,
ये बहुत लंबे थ्रेड्स होते हैं, ये बहुत बहुत लंबे थ्रेड्स होते हैं, ठीक है, कम से कम 1 1.5 2 3 मीटर तक के हो सकते हैं थ्रेड्स, ठीक है। उसको एकदम बिल्कुल कंडेंस फॉर्म में, बिल्कुल नैनोमीटर के साइज में बना के रखते हैं लोग, ठीक है। तो बहुत कंडेंस होता है ये, ठीक है। न्यूक्लियस में देखो ये यहाँ पे बेसिकली न्यूक्लियस की सेल वॉल पे इस जो स्ट्रक्चर को है ना, ये जो आपका स्ट्रक्चर है, मैं ग्रीन कलर से बनाता हूँ, ये जो आपका स्ट्रक्चर है इसको आप लोग ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, ठीक है। इसके ऊपर ये जो रेड डॉट देख रहे हो ना आप, रेड डॉट्स देख रहे हो आप, रेड डॉट्स, ये सारे के सारे ना आपके राइबोसोम्स हैं, राइबोसोम्स हैं, ठीक है। राइबोसोम्स का क्या फंक्शन होता है मैं बताऊंगा अभी आपको। और ये जो न्यूक्लियस के अंदर बिल्कुल पर्पल कलर का जो मटेरियल है, जो फ्लूइड है, इसको बेसिकली न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। ये क्रोमेटिन्स मैंने बता दिए आपको, ये क्रोमेटिन्स होते हैं, ठीक है। और हाँ, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में क्या डिफरेंस है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्लांट सेल जो होता है, दोनों की मैंने आपको बताया था, दोनों के अंदर न्यूक्लियस होता है, ये आपका न्यूक्लियस है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है। ये आपका मैंने बताया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, दोनों के अंदर है। सबसे जो मेन डिफरेंस था, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, याद करो, प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल होती है, ठीक है, ये सेल वॉल है रेड कलर में, इसके अंदर सेल वॉल गायब है, ठीक है। तो सबसे बड़ा डिफरेंस एक हो गया ये सेल वॉल इधर लिखा हुआ, ठीक है। दूसरा जो सबसे बड़ा डिफरेंस है ना, इसका जो वैक्यूल होता है ना, ये वैक्यूल ये बड़ा होता है। वैक्यूल बेसिकली एनर्जी स्टोर करता है, आप ये याद कर लो। मतलब बेसिकली इसका ये पेट है, पेट की तरह है, इसका पेट बड़ा है, इसका पेट छोटा है, इसको कम एनर्जी की जरूरत है एनिमल सेल को। ये आपका एनिमल सेल है, ये एनिमल सेल है, ये प्लांट सेल है, ठीक है। जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है, प्लांट यानी ये, एनिमल यानी ये, ठीक है। तो इसका जो पेट है, इसका जो वैक्यूल है, फूड स्टोर करने की कैपेसिटी कम है, और उसकी ज़्यादा है, फूड स्टोरेज ज़्यादा करता है, क्योंकि प्लांट्स के पास हाथ नहीं होते, कभी भी खाना नहीं खा सकते, दिन में एनर्जी स्टोर करते हैं। तो सनलाइट से क्या करते हैं लोग, एनर्जी स्टोर कर लेते हैं अपने अंदर, इसके अंदर इनकी एनर्जी स्टोर हो जाती है। अपना क्या है, अपना जब भूख लगी तब खाना खा लेंगे, तो अपने को इतनी ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती नहीं है, ठीक है। तो इनके अंदर जो वैक्यूल्स होते हैं उसका साइज़ बड़ा होता है, अपना छोटा होता है। दूसरा सबसे बड़ा डिफरेंस, इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट क्या काम करता है, इनका जो वो होता है फोटोसिंथेसिस, उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम आता है। अपने अंदर ऐसा कोई क्लोरोप्लास्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, तो अपने अंदर होता नहीं है। इनके अंदर प्लाज्मो डेस्माटा होता है एक। प्लाज्मो डेस्माटा का बेसिकली फंक्शन वही है, पानी को गो थ्रू करना, मतलब पानी की मूवमेंट ऊपर नीचे करना, न्यूट्रिशन ऊपर नीचे करना, ठीक है, वही होता है। अपने पास 2 3 चीज़ें एक्स्ट्रा हैं जो कि प्लांट सेल में नहीं होती। सेंट्रियोल्स हैं, लाइजोसोम्स हैं, और सेंट्रोजोम्स हैं। और इन तीनों में सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो लाइजोसोम्स है। ये आपके एनसीईआरटी में गिवन है, लाइजोसोम्स, ठीक है। लाइजोसोम्स एनिमल सेल में होते हैं, प्लांट सेल में नहीं होते। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं ना, दोनों में मिलेगी आपको। माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में है, गोल्गी एपरेटस दोनों में है, ठीक है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, सब दोनों में है। बस सेल वॉल का डिफरेंस था एक, ठीक है, मैंने बता दिया। क्लोरोप्लास्ट, प्लाज्मोडाटा, ठीक है, लाइजोसोम्स, ये 3 चीज़ें याद रख लेना बस आप। लाइजोसोम का फंक्शन मैं आपको बताऊंगा अभी, चलो अभी बता देता हूँ। बेसिकली ना लाइजोसोम्स का जो फंक्शन होता है वो करता क्या है, लाइजोसोम्स को सुसाइड बैग्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं सुसाइड बैग्स, आप याद रखना हमेशा, क्वेश्चन में कभी भी आ जाए। लाइजोसोम्स जो होते हैं वो सुसाइड बैग्स होते हैं, ठीक है। मैं आपको कहीं यहाँ लिख देता हूँ, लाइजोसोम्स जो होते हैं वो सुसाइड बैग्स होते हैं, सुसाइड बैग्स। क्यों बोलते हैं इनको, इनके अंदर ना बहुत लाइजोसोम्स बेसिकली बिल्कुल गोले से होते हैं, छोटे से होते हैं। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये भी देखो, बिल्कुल गोले से छोटे से हैं, यहाँ दिख रहे, रेड कलर में मैंने मार्क करा है, देखो, ठीक है, ये वाला बिल्कुल छोटे से होता है। अब देखो इनके अंदर ना होता क्या है, सॉरी 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 सॉरी, इनके अंदर क्या होता है ना, हाँ, इनके अंदर क्या होता है लाइजोसोम्स के अंदर, इनको सुसाइड बैग्स बोलते हैं, सुसाइड बैग्स, ठीक है, मैंने बता ही दिया आपको। इनके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, बेसिकली ये ना खाना पचाने का काम करते हैं सेल का, ठीक है, खाना पचाते हैं, सेल का खाना पचाते हैं, ओके, याद रखना। डाइजेस्टिव एंजाइम्स, सॉरी, आई एम रियली सॉरी, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ठीक है, लाइसोसोम्स के अंदर। तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या करते हैं, जो आपका जो वेस्ट होता है, जैसे कि जो खाना, मान लीजिए सेल है, इस सेल के अंदर कोई खाना वेस्ट पड़ा हुआ है, तो उसको पचाने का काम करेगा लाइसोसोम, ठीक है। वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम है ये सेल का, मतलब बेसिकली मतलब रिसाइकलिंग मैकेनिज्म है, ठीक है। चलो मैं यहीं पे लिख देता हूँ, 3 बार गया हो गया यार। वेस्ट डिस्पोजल
सिस्टम सेल का, ठीक है। इनको सुसाइड बैग्स भी बोलते हैं। सुसाइड बैग्स क्यों बोलते हैं मैं अभी समझाऊंगा आपको। बैग्स, इनको सुसाइड बैग्स इसलिए बोलते हैं कि जो जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं ना इसके अंदर, वो इतने स्ट्रांग होते हैं ना। कई बार क्या होता है ना कि ये जो सेल है डैमेज हो जाता है, सपोज किसी तरह से डैमेज हो गया, सपोज डैमेज हो गया, कुछ भी डैमेज आ गया, तो ना ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है इतने स्ट्रांग होते हैं, ये अपने आप का जो अंदर के ऑर्गेनल्स है ना उन्हें डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग मैकेनिज्म है एक तरह से इसका, तो खुद को ही सेल अपने आप को मारने लग जाएगा, ठीक है। इसीलिए इसको सुसाइड बैग्स बोलते हैं, ठीक है। याद रखना ये चीज़, ये क्वेश्चन में आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ओके देन, एंड चलो मैं आपको तो एनिमल सेल, प्लांट सेल हो गया। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैंने आपको बताया था। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, बेसिकली ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये इसका फंक्शन है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। मैंने आपको बताया था ये जो डॉट डॉट्स हैं ये राइबोसोम्स हैं। राइबोसोम्स क्या करते हैं ना, प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं ये, ठीक है। क्या होता है ना, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है, डीएनए से पहले आरएनए बनता है, ठीक है, आरएनए से प्रोटीन बनता है, ठीक है। तो प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं, ये वाली चीज़ करते हैं राइबोसोम्स, ये वाली चीज़, ठीक है। इस प्रोसेस को बोलते हैं वैसे अपन ट्रांसलेशन, आपके सिलेबस में नहीं, मैं ऐसे बता रहा हूँ, ट्रांसलेशन ये चीज़ करते हैं राइबोसोम्स। तो प्रोटीन क्या काम आते हैं डे टू डे फंक्शनिंग में अपने, यानी खाना पचाने में, ठीक है, फूड को डाइजेस्ट करने में, आपकी बॉडी का फंक्शन करने में, बॉडी फंक्शन करने में, या फिर बहुत सारी जो सेल के और भी फंक्शंस हैं उनके लिए प्रोटीन काम आता है, ठीक है। दूसरा काम क्या सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम है इनका राइबोसोम्स का। देखो ऐसे समझो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में दो तरह के आपको रेटिकुलम मिलेंगे, एक तो है स्मूथ, एक है रफ। तो रफ तो इसलिए है इसके ऊपर देखो डॉट डॉट्स हैं, तो एक तरह से रफ स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है। रफ के ऊपर हमेशा राइबोसोम मिलेंगे। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना, इसके अंदर आपको लिपिड्स मिलते हैं, लिपिड्स, बेसिकली लिपिड्स का फॉर्मेशन में हेल्प करता है, आप ऐसे समझ लो, हेल्प करता है। जैसे ये वाला लिपिड्स के फॉर्मेशन में हेल्प करेगा स्मूथ, और ये जो रफ है ये आपका प्रोटीन में हेल्प करेगा, ठीक है। याद रखना ये चीज़, ठीक है। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है गोल्गी एपरेटस। गोल्गी एपरेटस भी काफ़ी काम की चीज़ है। ये देखो इसके अंदर दो तीन चीज़ें हैं, एक तो ये सिस्टर्न है, ठीक है, इसको याद कर लेना, और ये आपका ट्रांसफेज है, ठीक है। और एक सिस्टर्न को अपन ऐसे भी लिख देते हैं कई बार, सिस्टर्न्स, ठीक है, एक ही बात है, ठीक है। बेसिकली ये करते क्या है ना, गोल्गी एपरेटस, इनका मैं काम बता देता हूँ। ये काम पैक करने का काम करते हैं। जैसे कोई भी सपोज प्रोटीन आया, कोई भी सेल ऑर्गेनल आया, कोई भी फूड आया, कोई भी ऐसी नई चीज़ बन रही है, उसको पैक कर देंगे, रैपिंग कर देंगे उसकी, ठीक है। तो और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है गोल्गी एपरेटस जो है लाइजोसोम के फॉर्मेशन में मदद करता है, लाइजोसोम्स, जो कि मैंने बताया था एनिमल सेल में मिलता है, सिर्फ एनिमल सेल। ओके सर, ठीक है। लाइजोसोम्स क्या होते हैं, अगेन लाइजोसोम्स का फंक्शन मैं बता देता हूँ आपको। लाइजोसोम्स जो होते हैं, आपको बता ही दिया था मैंने, लाइजोसोम्स एनिमल सेल में होते हैं सिर्फ। ये वेस्ट मैंने बताया था उस टाइम पे जब मैंने आपको एनिमल सेल पढ़ा रहा था। वेस्ट डिस्पोजल में वो है, सिस्टम है, इनको सुसाइड बैग्स बोलते हैं, ठीक है। और इनकी फंक्शनिंग में गोल्गी एपरेटस मदद करता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ना, देखो माइटोकॉन्ड्रियल में एक क्रिस्टे करके एक पार्ट होता है, ठीक है। ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है। बेसिकली ना माइटोकॉन्ड्रिया में ना एक छोटा सा खुद का डीएनए होता है, अपार्ट फ्रॉम न्यूक्लियस, यहाँ पे एक खुद का डीएनए इसका है, ठीक है। तो ये जो डीएनए होता है ना, इसको माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए बोलते हैं इसको, ठीक है। इस डीएनए को ये बेसिकली पावर हाउस है, सेल का पावर हाउस है, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस बोलते हैं, क्योंकि एनर्जी सप्लाई करता है। एनर्जी कौन सी सप्लाई करता है, एनर्जी कौन सप्लाई करता है, एटीपी के फॉर्मेट में, एडोनोथाइमिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, एडोनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ये एटीपी सप्लाई करता है। अब क्या होगा ना, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस है, मैंने बता दिया, ये डीपली फोल्डेड होता है इस तरह से, ठीक है। इसके अंदर डीएनए होता है, अपार्ट फ्रॉम न्यूक्लियस, ये ओनली जगह है जहाँ पे डीएनए मिल रहा है, और कहीं डीएनए नहीं मिलता। छोटा सा डीएनए होता है,
बहुत छोटा मतलब बहुत छोटा होता है, बिल्कुल नेग्लिजेंस होता है, लेकिन ये काम का डीएनए होता है, ये सिर्फ फीमेल टू फीमेल में ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। दूसरी चीज़, सबसे बड़ी चीज़, जो राइबोसोम होता है ना, वो पावर हाउस है सेल का। अगर राइबोसोम नहीं, वो अगर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा सेल में तो सेल फंक्शनिंग नहीं करेगा, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, ठीक है। उसके बाद में प्लास्टिड्स होती हैं। प्लास्टिड्स क्या होती हैं मैं बता देता हूँ आपको। प्लास्टिड्स बेसिकली मैंने बताया था आपको, प्लास्टिड्स सिर्फ प्लांट सेल में मिलती हैं, ठीक है। ये क्या होता है ना, ये बेसिकली क्लोरोप्लास्ट की तरह का ही एक पार्ट है, क्लोरोप्लास्ट का ही एक पार्ट है, ठीक है। ये बेसिकली जो फोटोसिंथेसिस होता है उसमें फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है क्लोरोफिल। बेसिकली ग्रीन पिगमेंट होता है ये, आप ऐसे याद कर लो, जो हरी पत्तियाँ नहीं होती, और प्लास्टिड्स उनकी वजह से कलर आता है, तो फोटोसिंथेसिस में मदद करता है ये, ठीक है। वैक्यूल्स मैंने बता दिया आपको कि प्लांट सेल में छोटे होते हैं, एनिमल सेल में बड़े होते हैं। भाई साहब ये इंपॉर्टेंट, ये टॉपिक आपने समझ लिया ना, आपने बस ख़त्म कर ली बायो, ये समझ लो इस चैप्टर की, ठीक है। ये है मियोसिस और माइटोसिस। माइटोसिस मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, बहुत शानदार ट्रिक है। देखो क्या होता है ना, किसी सेल को जब ग्रो करना होता है ना, वो मल्टीप्लाई करता है, 1 से 2, 2 से 4, सॉरी गाइस, ओके, 1 से 2, ठीक है, 2 से 4, 4 से 8, ऐसे फर्दर डिवाइड करते रहता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं अपन माइटोसिस, जहाँ पे सेल डिवीजन हो रहा है, ठीक है, माइटोसिस। और जहाँ पे सेल डिवीजन नहीं हो, सेल डिवीजन तो हो रहा है बेसिकली, बट सिर्फ 2 की बजाय अपन को 4 सेल्स मिल रहे हैं। जैसे यहाँ 2 सेल्स मिल रहे हैं ना, यहाँ इसमें 4 सेल्स मिलेंगे, 4। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं मियोसिस, जो कि ये है मियोसिस, ये है, और माइटोसिस ये वाला प्रोसेस है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, माइटोसिस देखते हैं एक एक करके। माइटोसिस में 2 डॉटर सेल्स मिल रहे हैं अपन को, एक सेल है, ठीक है, ये एक सेल है, इसके अंदर क्या होता है, ये 2 डॉटर सेल्स बन रहे हैं। यहाँ से देखो डॉटर सेल्स अलग होना स्टार्ट हो रहे हैं, तो अपन को फाइनली 2 डॉटर सेल्स मिल जाते हैं, ठीक है, 2 डॉटर सेल्स। सेम मान लीजिए इसमें 23 क्रोमोसोम्स होंगे, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, तो इसमें भी 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स ही होंगे, इसमें भी 23 पेयर ही होंगे, इक्वल होंगे। जितने पेरेंट में क्रोमोसोम्स हैं उतने ही डॉटर सेल्स में होंगे। तो कितने प्रोडक्ट मिल रहे हैं अपन को यहाँ, 2। लेकिन यहाँ कितने मिल रहे हैं, यहाँ बेसिकली 4 मिल रहे हैं। देखो कैसे मिल रहे हैं 4। बेसिकली माइटोसिस 2 फेज में होता है, मियोसिस 2 फेज में होता है, मियोसिस 1, मियोसिस 2, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। ये 4 डॉटर सेल्स मिल रहे हैं, और ये चारों जो होते हैं बिल्कुल डिस्टिंक्ट डॉटर सेल्स होते हैं, और इनके अंदर जो क्रोमोसोम्स की संख्या है वो मात्र 23 है, 23 पेयर्स नहीं है, मात्र 23 है, ओनली 23। तो इसकी वजह से ये सेल जो होते हैं एक पेयर लैक करते हैं, यानी कि 23 इनमें देखो 23 पेयर्स हैं। 23 पेयर्स का मतलब आप समझ रहे हो, 23 इंटू 2, 23 इंटू 2, ठीक है। ये जो क्रोमोसोम्स हैं इनके अंदर ओनली 23 क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये 23 क्रोमोसोम्स लैक कर रहे हैं हर एक डॉटर सेल, ठीक है। ये जो मियोसिस होता है ना, इनको हैप्लॉइड सेल्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये हैप एक सेल कंसिस्ट करते हैं। और जो मियोसिस होता है ना, वो बेसिकली गेमीट्स में होता है। गेमीट्स क्या होते हैं आपके, जो गेमीट्स होते हैं, गेमीट्स बेसिकली जो सेक्स सेल्स होते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं गेमीट्स, ठीक है। सेक्स सेल्स यानी जैसे आपके एग हो गया, स्पर्म हो गया, ओवा बोल दो इसको, ओवा या एग, स्पर्म हो गया। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। क्यों होते हैं, आप इसका आंसर भी मिल गया कि इसमें सिर्फ 23 क्यों होते हैं, 23 पेयर्स क्यों नहीं होती। आप ऐसे सोचो, जब स्पर्म और ओवा जाके मिलते हैं तो 23 इसके होंगे, 23 इसके होंगे, 23 मिलेंगे, तो तब जाके 23 पेयर्स बनेंगे। अब सोचो अगर इनके 23 पेयर्स होते तो कितने हो जाते, 23 का 23 टाइम्स इंटू 4 हो जाते, समझ रहे हो आप, मतलब 23 इंटू 23 मतलब 23 प्लस 23 प्लस 23 प्लस 23। तो इतने ज़्यादा क्रोमोसोम्स ह्यूमंस में नहीं मिलते हैं, अपने सिर्फ 23 पेयर्स होते हैं, यानी कि इतने क्रोमोसोम्स ही चाहिए अपन को। तो बिल्कुल मैंने आपको आंसर भी दे दिया है, क्यों गैमीट्स के अंदर, क्यों हैप्लॉइड सेल्स के अंदर, गैमीट्स के अंदर, सेक्स सेल्स के अंदर मात्र 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, ओनली 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, ना कि 23 पेयर्स होते हैं। और सबसे एक ट्रिक बताता हूँ मैं आपको, शानदार ट्रिक बताता हूँ, कभी भूलोगे नहीं जिंदगी में माइटोसिस और मियोसिस को। देखो माइटोसिस में ना टी आ रहा है, टी, टी, ठीक है, तो टी स्टैंड्स फॉर 2। देखो
माइटोसिस में टी आ रहा है, टी, जो टी जो है ना ये टी से 2 होता है, ठीक है। तो 2 मतलब माइटोसिस में 2 डॉटर सेल्स मिल जाए अपन को, याद कर लो, ट्रिक बता दी मैंने आपको, बहुत शानदार ट्रिक है। मियोसिस में आप जो माइटोसिस नहीं होगा वो मियोसिस होगा, ख़त्म। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। आई होप समझ आया होगा आपको। अगर कोई टॉपिक में डाउट है तो आप मेरे कमेंट कर दें या फिर मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।